ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये हमारा बिहार हिस्ट्री का पहला वीडियो है। इसके पहले करंट अफेयर्स का वीडियो भी चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, तो अगर आप देखना चाहें वो स्पीडी का एक कर्सरी एकदम जो उसमें इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स दिए गए हैं स्पीडी में, उसको कवर किया गया है। तो उसको भी आप देखें और देखने के बाद कमेंट करके बताएं कि क्या सही है वीडियो, क्या उसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और ये हमारा बिहार स्पेशल का है। देखिए, बिहार बीपीएससी के एग्ज़ाम में इम्तियाज़ अहमद का बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली लोग बिहार समग्र पढ़ते हैं, क्राउन पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, बट ये किताब जो है ना, मतलब होलिस्टिक कवरेज है इसमें। और मतलब आप किसी भी सोर्स से कवर करो, बट वो आप कह सकते हो एक तरह से कि इम्तियाज़ अहमद की किताब जो है वो सोर्स है सबका। ठीक है। इसके साथ डिसएडवांटेज एक ये है कि ये हिंदी में दिया गया है। ठीक है। बट अगर रिवीजन करना हो हमें, तो रिवीजन करने में ये किताब काफ़ी हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो हम इसे अब अपने एक रिवीजन टूल के तरह इस्तेमाल करेंगे। तो इम्तियाज़ अहमद के बिहार एक परिचय किताब का ये पहला पार्ट है, जिसमें कि हम एंशिएंट और मिडीवियल को कवर करने की कोशिश करेंगे। टोटल 33 के आसपास पेजेस हैं, तो देखते हैं कितना कवर होता है। वीडियो को थोड़ा छोटा ही रखने का कोशिश करेंगे, ताकि रिवीजन करने में भी आसानी हो और सेग्रीगेट करने में आसान हो। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। बिहार एक परिचय, इम्तियाज़ अहमद, इसका हमारा पहला पार्ट। ठीक है। बिहार का इतिहास, प्राचीन बिहार के अध्ययन स्रोत। तो ये देखिए, आज़ादी पूर्व बुकानन और हैमिल्टन ने राजगीर के किलेबंदी के लिए विशाल दीवार, ये वो सब कुछ। तो बेसिकली इसको हम लोग कैसे कवर करेंगे कि भाई बुकानन और हैमिल्टन, ये दो नाम आप याद रखिए कि बिहार के प्राचीन अध्ययन स्रोत के लिए बुकानन और हैमिल्टन का जो नाम है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। केसरिया स्तूप कहाँ है? होडगांव में है। अरेराज अशोक स्तंभ है वहाँ पे। ठीक है। कर्नल मैकेंजी का नाम आता है। कर्नल मैकेंजी ने क्या किया था? केसरिया स्तूप का जो प्रारंभिक मतलब इनिशियल आइडेंटिफिकेशन कर्नल मैकेंजी के द्वारा किया गया था, और फुल एक्सकावेशन पूरी तरह से उसका उत्खनन किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अलेक्जेंडर कनिंघम पे अब देख लेते हैं क्या है अलेक्जेंडर कनिंघम। जो भी चीज़ आएगा बेसिकली, अगर एक्सकावेशन से, उत्खनन से रिलेटेड कोई भी सवाल आए, तो अलेक्जेंडर कनिंघम पे आप, अगर नहीं आपको आता है तो आप सही मान के चलेंगे। ठीक है। इंद्रशिला गुफा, गिरियक पहाड़ी, राजगीर, उन्होंने किया था। कनिंघम ने बिहार शरीफ में घोसरावा गांव में किया था, उत्खनन किया था। ठीक है। ये सब बहुत डिटेल लिखा गया है। ये मोस्ट प्रोबेबली कि नहीं पूछा जाएगा, बट इस क्वेश्चन को देखने से आपको ये समझ में आएगा कि कनिंघम कितना इंपॉर्टेंट है। कनिंघम ने क्या इस्टेब्लिश किया था? आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। ठीक है, एएसआई। ठीक है। बोध गया के मंदिर का खोज भी कनिंघम ने किया था। इंद्रशिला गुफा तो हो गया। ठीक है। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास में पैलियोलिथिक एज का एक्सकावेशन किया था। तो पैलियोलिथिक एज से रिलेटेड है, मद्रास में जो भी उत्खनन हुआ है वो आर ब्रूस फुट ने किया था। आज़ादी के बाद बिहार में पुरातात्विक गतिविधियां, तो इस पे क्या सवाल है देखिए। वैशाली और कुम्हरार का एक्सकावेशन डॉक्टर एस अल्तेकर ने किया था। चंपा, जो भागलपुर की राजधानी भी थी, उसका एक्सकावेशन पटना यूनिवर्सिटी ने किया था। बकरौर गांव में जो बौद्ध मठ है, उसका जापानी दल ने एक्सकावेशन किया था। ठीक है। बिहार में मुद्रा के अध्ययन स्रोत हैं, तो आप देखिए, आहत सिक्के मतलब कि पंच मार्क कॉइन, जो कॉइन पे ऊपर से ठप्पा ऐसे मार दिया जाता था, उसको पंच मार्क कॉइन बोलते हैं। तो जो भी यहाँ हमारे यहाँ कॉइन्स मिला है, तो उसमें सबसे ज़्यादा पंच मार्क्ड कॉइन है, पंच मार्क्ड कॉइन्स। ठीक है। शशांक के स्वर्ण सिक्के नालंदा और गया में मिले हैं। ठीक है। तो शशांक के स्वर्ण सिक्के, अब पूछा जाएगा कि भाई स्वर्ण सिक्के मिले हैं कि नहीं मिले, तो मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं। नालंदा में मिला और गया में मिला है। किसके टाइम पे इशू किया गया था? शशांक के द्वारा इशू किया गया था। नालंदा में प्रतिहार राजा भोज के सिक्के भी मिले हैं। ठीक है। महादेवी प्रभुदया, याद रखिएगा, बसाड़, वैशाली, वैशाली को ही बसाड़ भी बोला जाता है। और महादेवी प्रभुदया से रिलेटेड जो अभिलेख हैं वो बसाड़ में मिला है। कहाँ मिला है? बसाड़ में मिला है। ठीक है। केशव नामक व्यक्ति ने बोधगया में एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी मिलती है धर्मपाल के बोधगया प्रस्तर अभिलेख से। ये धर्मपाल कौन है? पाला डायनेस्टी के रूलर थे, और धर्मपाल ने ही विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। ठीक है। तो केशव का नाम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि धर्मपाल से रिलेटेड है। श्रीलंका के भिक्षुओं का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? ऑब्वियस सा बात है, श्रीलंका यानी बुद्धिज्म, और बुद्धिज्म का कहाँ से मिलेगा? तो बोधगया से मिलेगा। चलिए दूसरे पेज में आते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए, और ये बीपीएससी में आया भी है 2017 में 62 में। राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है? राजनीति रत्नाकर के लेखक है चंदेश्वर। चंदेश्वर कौन थे? मिथिला राजा जो थे उनके यहाँ मंत्री थे, मिनिस्टर थे, ठीक है। मंडल सिद्धांत दिया था इन्होंने, और 60 गुण सिद्धांत को भी प्रतिपादित किया था। प्रतिपादित तो नहीं किया था, लेकिन इसको उपयोग करने के लिए बोला जाता था। क्या है? साम दाम दंड भेद, ये वो, तो इतना याद आप रख सकते हैं। बट राजनीति रत्नाकर ये किताब है इनकी, इसके राइटर है चंदेश्वर। किस प्रकार? ठीक उसी प्रकार जैसे अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है, चाणक्य है, चाणक्य या कौटिल्य कह लीजिए। 63rd बीपीएससी में आया हुआ है। पूछा क्या है? अर्थशास्त्र किस चीज से रिलेटेड है? तो शासन कला से रिलेटेड। देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया गया? आर्थिक, ठीक है। अर्थशास्त्र और आर्थिक कंफ्यूज करने के लिए पहला ऑप्शन नहीं है, अर्थशास्त्र शासन कला से रिलेटेड है। उद्बंध प्रकाश के लेखक कौन है? मौलिक कवि है। तो आप देख रहे हो ये तीनों बुक है, और तीनों बुक के राइटर को पूछा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजनीति रत्नाकर, चंदेश्वर, अर्थशास्त्र, कौटिल्य, शासन कला, उद्बंध प्रकाश, मौलिक कवि। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मौर्य काल में पाटलिपुत्रा से भी प्राप्त हुआ है, बराबर से भी प्राप्त हुआ है, और राजगीर से भी प्राप्त हुआ है। मौर्य काल के टाइम का तो यार इंडिया से लेकर अफगानिस्तान तक मिलता है। बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण कहाँ से मिलता है? मनेर ताम्रपत्र से। गढ़वाल वेस्टर्न इंडिया से आए थे, ठीक है, और बिहार पे कब्जा किया था। तो इनका मनेर ताम्रपत्र जो है, मनेर में जो तांबे का जो इंस्क्रिप्शन मिला है उस पे इनका एविडेंस मिलता है। गढ़वालों के आधिपत्य का एविडेंस मनेर ताम्रपत्र से। चीनी यात्री कौन कौन है? फायान है, आइत्सिंग है, और ह्वेनसांग है। चलिए इधर देखते हैं। हाँ, इस पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है, इसका बार बार अलग अलग नाम दिया गया था। जैसे ओरिएंटल स्टडीज़ करने के लिए सोसाइटी का स्थापना किया गया था। किसने किया था? ये इंपॉर्टेंट है, विलियम जोन्स ने किया था। विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को स्थापित किया था। कब किया था? 1784 में। अगर ये नहीं भी याद रहे तो इतना याद रखना है भाई कि बंगाल 1800 से पहले इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप कौन थे? जेम्स प्रिंसेप थे जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में काम भी किया है, और इन्होंने डेसिफर किया था खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि को। जेम्स प्रिंसेप ने डेसिफर किया था कि आखिर उस लिपि को कैसे पढ़ा जाए, ठीक है। चलिए, मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त होते हैं, कहाँ से प्राप्त होता है मौर्यकालीन अभिलेख? पाटलिपुत्र छोड़ के लौरिया, अरेरेज, लौरिया नंदनगढ़ और सहसराम यानी सासाराम। लौरिया का मतलब क्या होता है? लौरिया का मतलब होता है पिलर, ठीक है। तो अरेरेज का पिलर, नंदनगढ़ का पिलर, ठीक है। अशोक का लघु शिलालेख माइनर रॉक एडिक्ट 1 कहाँ से मिला है? सहसराम यानी सासाराम से मिला है, ठीक है। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा क्या है? तो बिहार में जो भी प्राप्त हुए हैं वो प्राकृत भाषा में लिखा गया है। संस्कृत का तो इस्तेमाल ही नहीं होता था, ठीक है। तो प्राकृत भाषा में, पाली से कंफ्यूज नहीं करना है, प्राकृत भाषा में है। सॉरी, ठीक है। अब यहीं पे हम अशोक के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। अशोक का जन्म या अशोक का टाइम आप देख लो कि अशोक का टाइम कब का है। तो अशोक 270 बीसी से 230 बीसी तक थे, ठीक है। धम्म लिपि, प्राकृत एंड ब्राह्मी में धम्म लिपि इन्होंने लिखवाया था। इनका इंस्क्रिप्शन जो है वो कहाँ कहाँ है? अफगानिस्तान में भी मिलेगा, बांग्लादेश में भी मिलेगा, श्रीलंका में भी मिलेगा, नेपाल में भी मिलेगा, पाकिस्तान में भी मिलेगा, ठीक है। तो इतने दूर तक ये फैले हुए थे, ठीक है। लौरिया अरारेज कहाँ है? ईस्ट चंपारण में है। और लौरिया नंदनगढ़ कहाँ है? वेस्ट चंपारण में है, ठीक है। लौरिया अरारेज में क्या है कि कोई कैपिटल नहीं है, उस पिलर पे कोई कैपिटल नहीं, मतलब ऊपर में कोई जानवर नहीं बना हुआ है। लेकिन लौरिया नंदनगढ़ में लायन कैपिटल बना हुआ है। स्क्रिप्ट का यूज होता था, तो देखिए इतना वास्ट एक्सपांस था। तो ईस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया में मगधी प्राकृत यूज किया जाता था, लेकिन वेस्ट इंडिया में प्राकृत इन खरोष्ठी लिपि यूज किया जाता था, ठीक है। तो वेस्टर्न इंडिया में प्राकृत खरोष्ठी लिपि में होता था, और इधर मगधी प्राकृत का इस्तेमाल किया जाता था। अशोक इन देवनम प्रिय उनको जो नाम दिया गया है, तो ये हमें कहाँ से मिला था पहली बार? तो मस्की पिलर जो है वो कर्नाटका में है। मस्की पिलर कर्नाटका, उस पिलर पे देवनम प्रिय लिखा गया है, ठीक है। मस्की रिवर भी है वहाँ पे, तुंगभद्रा का ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। चलिए, तो हम बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि पढ़ने के साथ साथ जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जो कहीं इधर उधर से लिख सकते हैं, ताकि हमें पूरा किताब ना पढ़ना पड़े, कम टाइम में ज़्यादा रिवीजन हो, अच्छा रिवीजन हो, इफेक्टिव रिवीजन हो, तो वो काम हम लोग कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए और इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ।
और इस्तेमाल करने का बस यही तरीका है कि एक बार आप इस वीडियो को देखिए, फिर दोबारा जब भी रिवाइज़ करना हो आप स्पीड को तेज़ कर लीजिए 1.5 या 1.75 में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, और उसके बाद इसको देखें। 1, 2 या मैक्सिमम 3 बार देखने के बाद आपको चीज़ें याद रह जाएंगी। चलिए, बिहार में प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि क्या है? तो खरोष्टी है वेस्ट इंडिया में। ठीक है, तो ये तो नहीं है यहाँ पे इसका आंसर। ब्राह्मी लिपि है, खरोष्टी वेस्ट इंडिया में है। ठीक है, और ब्राह्मी ईस्ट इंडिया में है। चलिए, प्रस्तर का मतलब होता है स्टोन। धातु प्रस्तर युगीन अवशेष क्या है? तो धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं कहाँ कहाँ से? चिरान छपरा में, चेचर वैशाली में, मनेर से। ठीक है, सभी जगह से मिला है। अपसड़ गांव है नवादा में। अपसड़ जो है नवादा में एक गांव है, वहाँ पे लेटर गुप्ता, परवर्ती गुप्त वंश का कुछ अभिलेख मिला है, जिसमें कि रामायण का भी वर्णन चित्रण किया गया है। ठीक है, देवबरनाक का लेख, देवबरनाक। ठीक है, ये विलेज है कहाँ? तरारी ब्लॉक औरंगाबाद में है देवबरनाक। देवबरनाक क्या है? देव सन टेम्पल है वहाँ पे। ठीक है, बारून जगह का नाम है, देव सन टेम्पल है, वहाँ भी परवर्ती गुप्त वंश से रिलेटेड है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हम जान सकते थे कि देवबरनाक जो है वो तरारी ब्लॉक, तो चलिए छोड़ दीजिए, बट ये देव सन टेम्पल हमें याद रखना है कि देव सन टेम्पल इससे रिलेटेड है। चलिए, आ जाते हैं बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है? तो बोलेगा ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है। कौन है? अथर्ववेद है। अथर्ववेद में पहली बार बिहार या मगध का वर्णन किया गया था। ठीक है, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलता है? अंग उत्तर निकाय से मिलता है। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी अंग उत्तर निकाय से मिलता है। अंग उत्तर निकाय से मिलता है। टोटल 5 निकाय है सुत्त पिताका में, यानी कि बुद्धिस्ट लिटरेचर है, उसमें अंग उत्तर निकाय में बिहार के महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ? तो पाल काल का बौद्ध विहार प्राप्त हुआ है। ये भी बहुत डीप क्वेश्चन है, तो शायद ये न पूछा जाए। बौद्ध साहित्यिक विनय पिटक एवं दिघ निकाय से जानकारी क्या मिलती है? मगध में क्या था? राजतंत्र, और वैशाली में क्या था? गणतंत्र। देखिए, बिहार में अगर बिहार का मोटा मोटी हम लोग मैप बनाए ऐसा, और बीच से ये गंगा रिवर है। ठीक है, यहाँ है वैशाली और नीचे का एरिया है मगध। यहाँ पे गणतंत्र था और यहाँ पे राजतंत्र था। इसके बारे में कौन बताता है? इसके बारे में बौद्ध साहित्य बताता है। ठीक है, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा प्राचीन स्थलों और अवशेषों की खोज करने वाला पुरातत्ववेत्ता कौन था? तो बड़े पैमाने पर उत्खनन किसने करवाया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। मैंने बताया था ना कि अलेक्जेंडर कनिंघम, कहीं पे नाम आए आप उसके साथ जा सकते हैं। कनिंघम क्या थे? इंजीनियर थे, आर्कियोलॉजिस्ट भी थे। आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी उन्होंने। तक्षशिला एक्सकावेशन, नालंदा एक्सकावेशन, बोध गया एक्सकावेशन, सारनाथ एक्सकावेशन, सांची का एक्सकावेशन, सब कुछ से उनका रिलेशन है। ठीक है, उनका एक किताब भी है, द विल्सा टोप्स। ठीक है, याद रख सकते हैं तो रख लीजिए, क्या पता बीपीएससी पूछ ले, द विल्सा टोप्स। ठीक है, ये विकीपीडिया और गूगल से रिसर्च करके जो चीज़ें मिली हैं वहाँ उसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए, कनिंघम ने बिहार में क्या क्या खोजा? केसरिया स्तूप, हाँ। लौरिया अरेज, हाँ। बसाड़, हाँ। ठीक है, तो कनिंघम का नाम आए, नहीं याद है, याद है, बहुत अच्छी बात है। नहीं याद है, सीधे मार के बढ़ जाइए। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेख, मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि क्या है? तो बिहार में जो मिला है उसका लिपि क्या होगा बताइए? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, प्राकृत है, ब्राह्मी और प्राकृत। खरोष्ठी, अरामाइक, ये सब किधर का है? ये सब वेस्टर्न इंडिया का है। ठीक है, तपस्वी के रूप में भटकने वाले को वर्तस्य कहा जाता है, ये कहाँ लिखा गया था पहली बार? अथर्ववेद में। ठीक है, अथर्ववेद में पहली बार ये बताया गया कि तपस्वी के रूप में जो भटकते हैं उन्हें वर्तस्य बोलते हैं। आर्य सभ्यता गंगा के दोनों ओर है, ये पहली बार कब बताया गया? शतपथ ब्राह्मण में बताया गया। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी के स्रोत है? बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन सा ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास से रिलेटेड है? दिघ निकाय। ठीक है, अंगुत्तर निकाय में क्या है? अंगुत्तर निकाय में इधर हमने देखा था, क्या देखा था बताइए? महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, और प्राचीन बिहार का पूरा इतिहास जो है वो दिघ निकाय में आपको मिलेगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक पे। अपसड़ गांव नवादा अभी हमने डिस्कस किया, लेटर गुप्ता के टाइम पे था, रामायण रिलेटेड अभिलेख वहाँ से प्राप्त हुआ है। बिहार के इतिहास की जानकारी के साहित्यिक स्रोत क्या है? शतपथ ब्राह्मण, हाँ है। अथर्ववेद, हाँ है। अथर्ववेद में फर्स्ट टाइम बिहार के बारे में मेंशन किया गया था, और शतपथ ब्राह्मण में ये बताया गया कि बिहार में गंगा नदी के दोनों ओर जो है वो सिविलाइजेशन इस्टेब्लिश्ड है, तो ये शतपथ ब्राह्मण में बताया गया था।
चलिए अब नीचे आते हैं। चिरांद में क्या है, न्यूलिथिक साइट है। चिरांद 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 यानी कि सारण, ये देखिए 66 बीपीएससी में आया हुआ है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये सब हैं कि पैलियोलिथिक साइट जो इंपॉर्टेंट साइट्स है, न्यूलिथिक साइट है, ठीक है, नव पाषाण युगीन साइट है, तो चिरांद में मिला है। क्या क्या मिलता है वहाँ पे, हड्डी मिलता है, गेहूं का बाली मिला है, पत्थर का औजार मिलता है, ऑब्वियस सा बात है कि पत्थर का औजार मिलेगा। कृषि पशुपालन आखेट, आखेट यानी कि हंटिंग, तो कृषि पशुपालन आखेट ये सब मिलता था न्यूलिथिक टाइम में चिरांद में, ठीक है। चलिए पूरा पाषाण कालीन उपकरण यानी कि पैलियोलिथिक ओल्ड स्टोन एज जो है, तो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ था, जेठियान घाटी नालंदा से, राजपोखर भागलपुर से, वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण से, सब जगह से पूरा पाषाण कालीन पैलियोलिथिक एज का बात है, बहुत पहले का, तो हर जगह मिला होगा यार, जहाँ जहाँ आदिवासी बोल रहे हैं, मतलब कि होमोसेपियंस जहाँ जहाँ फैल रहा होगा वहाँ वहाँ मिला होगा। तो इसलिए पैलियोलिथिक ओल्ड स्टोन एज के बारे में अगर पूछा जाए तो फिर वही है कि बहुत वास्ट आंसर है, तो आप सब मान सकते हैं। हाँ याद रखना है तो जेठियन घाटी कहाँ है, तो नालंदा में, राजपोखर कहाँ है, तो भागलपुर में, ये याद रखा जा सकता है, ठीक है। पैमार घाटी गया में है, यहाँ भी मिला है। भीमबांध मुंगेर में है, यहाँ भी मिला है। भील जोर भागलपुर में है, यहाँ पे भी मिला है। तो कनिंघम आए मार देना है, इस तरह का पैलियोलिथिक आए सारे को मार देना है। नियोलिथिक में सारे को नहीं मारना है, पैलियोलिथिक बहुत पुराना है इसलिए सब जगह मिलता है। ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, मनेर से, सेनवार से, ताराडी से, सभी जगह से। प्राग ऐतिहासिक काल यानी प्री हिस्ट्री से रिलेटेड क्या है, तो शेरघाटी गया से प्राग ऐतिहासिक मानव के 2 चट्टानी आवास मिले, शेरघाटी गया में मिला है, ठीक है। कुतुबपुर एवं चेचर वैशाली, चेचर वैशाली, मनेर पटना, सेनवार रोहतास से नव पाषाण युगीन स्थल प्राप्त हुए। नव पाषाण यानी कि नियोलिथिक, ठीक है। तो ऑर्डर क्या है, पहले पैलियोलिथिक है, फिर मेसोलिथिक है, फिर नियोलिथिक है। तो नियोलिथिक कम जगह मिलता है, पैलियोलिथिक ज़्यादा जगह मिलता है। पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों में प्राप्त हुए हैं, क्या प्राप्त हुए हैं भाई, तो कुल्हाड़ी भी प्राप्त हुआ है, चाकू भी प्राप्त हुआ है, खुरपी भी प्राप्त हुआ है, मृदभांड भी प्राप्त हुआ है। आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, मुंगेर से और नालंदा से, ठीक है। बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं, पूर्व प्रस्तर युग, पैलियोलिथिक एज से ही मिल रहा है। पैलियोलिथिक में ही तो देखें ना हम, नॉर्थ बिहार में भी है, साउथ बिहार में भी है, नालंदा है, चेचर है, मुंगेर है, भागलपुर है, पैमार घाटी गया है, हर जगह मिला है। मध्यवर्ती प्रस्तर युग यानी कि मेसोलिथिक एज कहाँ मिला है, मुंगेर में। याद कैसे रखेंगे, देखिए यही याद करने का टेक्निक की, कुछ चीज़ों को अगर रटने में आसानी, एम फॉर मेसोलिथिक, एम फॉर मुंगेर, तो मुंगेर का नाम आते ही आपको मीजो मुंगेर है ना, या मध्यवर्ती, एम फॉर मध्यवर्ती, एम फॉर मुंगेर, तो एम एम ऐसे याद रखना है। नियो चिरान, ठीक है। चिरान सारण में है, चेचर वैशाली में है। क्या है भाई, तो यहाँ पे नियोलिथिक एज का मिला, अभी बताया, पहले पैलियोलिथिक, फिर मेसोलिथिक, फिर नियोलिथिक। तो नियोलिथिक से रिलेटेड कौन है, चिरांद है और वैशाली है, ठीक है। चिरांद, चेचर, नियोलिथिक है, चिरांद एंड चेचर नियोलिथिक एज का है, ठीक है। मीजोलिथिक में मुंगेर है। ताम्र प्रस्तर युग में सब जगह मिला है, ठीक है, चिरांद, चेचर, सोनपुर, मनेर, सब जगह। आर्यों का आगमन हुआ है, ठीक है, कब हुआ है, तो भाई देखिए वैदिक काल में तो इधर आए नहीं थे, फिर धीरे धीरे जंगल काट के उत्तर वैदिक काल में यानी लेटर वैदिक पीरियड में आर्य जो है वो बिहार की तरफ उनका नॉर्थ बिहार में आगमन होता है 800 BC के आसपास। और ये कहाँ पे लिखा गया है, शतपथ ब्राह्मण में इस बारे में बताया गया है कि आर्य बिहार में आए थे, लेटर वैदिक फेज में आए थे, और शतपथ ब्राह्मण में ये बात लिखी गई है। और शतपथ ब्राह्मण में ही ये भी बात लिखा गया है कि जो भटकते थे, जो आज मतलब जोगी फकीर बन के भटक रहे थे, उन्हें वर्तस्य बोला जाता है, जो पीछे हमने देखा। आर्यों के विस्तार में सबसे ज्यादा सहायक क्या था, लोहा, आयरन, ठीक है, आयरन। महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राजा कौन थे, महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसके समय बिहार में मुख्य राजा कौन कौन थे, तो मुख्य राजा भैया देख लीजिए, मगध तथा विदेह। मगध भी जनपद था, विदेह भी जनपद था, अंग भी था और लिच्छवी भी था, ठीक है। मगध, विदेह, अंग और लिच्छवी। मगध और अंग जो है वो साउथ बिहार में था, विदेह और लिच्छवी जो है वो नॉर्थ बिहार में था। विदेह राज्य में आर्यों के आगमन कहाँ पे लिखा गया, शतपथ ब्राह्मण में, भी हमने ऊपर देखा, ठीक है। अनार्य जाति, मगध को अनार्य जाति बोला जाता था। बेसिकली क्या था कि आर्य जब बिहार में आए थे वो नॉर्थ बिहार में आए थे, ऊपर की तरफ इधर आर्य आए थे, नीचे वाला एरिया पूरा मगध है, तो इसलिए ये आर्य, ये अनार्य, ठीक है। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र कहाँ था, विदेह के राजा थे वैदेही। सीता को वैदेही बोला जाता, उनके पिता थे जनक। तो विदेह जो राज्य था वो फिलोसोफर किंग्स वहाँ पे होते थे, ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र उसको माना जाता है। व्रात्य शब्द जो है अथर्ववेद में लिखा गया था, किसके लिए, मगध के लिए। और मेरे ख्याल से 68 बीपीएससी के प्रीलिम्स में ये सवाल आया भी था, व्रात्य किसको बोला जाता है,
ठीक है, चलिए उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में महत्वपूर्ण राज्य क्या है बताइए? बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? आंसर है डी, विदेह। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना में मिलती है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में ही पहली बार फर्स्ट टाइम मेंशन किया गया, ठीक है, और व्रात्य बोला गया था अथर्ववेद में। शतपथ ब्राह्मण में बताया गया आर्यों के बारे में कि वो बिहार आए। अथर्ववेद में बताया गया है कि भाई बिहार या मगध नाम का कोई जगह भी है और उसका क्या बोला गया था? व्रात्य बोला गया था, व्रात्य, ठीक है। सॉरी, शतपथ ब्राह्मण में बताया गया था। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा शतपथ ब्राह्मण में की गई थी, उल्टा बोल दिया मैंने। अथर्ववेद में पहली बार मेंशन किया गया था, और पहली बार मेंशन किया गया अथर्ववेद में, और डिटेल जब हमको देखना था तो शतपथ ब्राह्मण में बताया गया कि भाई क्या डिटेल है, कैसा प्लेन है, कैसी नदी है, कैसे जंगल है ना। बिहार में विदेह राज्य की स्थापना नेमी ने की थी, नेमी, ठीक है, नेमी। मनु के सबसे बड़े पुत्र इक्ष्वाकु के पुत्र निमि या नेमी उनको बोला जाता है। तो विदेह राज्य की स्थापना का अगर पूछा जाए तो नेमी है, याद रखना है। 16 डायनेस्टी से थे, और हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, जो भी लिटरेचर आप पढ़ेंगे सब में इनको मेंशन किया गया, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। विदेह राज्य की स्थापना नेमी ने की थी, ठीक है। बिहार के अंग, विदेह और वैशाली के राजाओं का विस्तृत वर्णन है कहाँ पे? पुराण और महाकाव्यों में, ठीक है। ऋग्वेद में नहीं है, ये तो सबसे पुराना वेद है, इसमें तो बिहारी का ही चर्चा नहीं है। बिहार का सबसे पहले अथर्ववेद में चर्चा किया जाता है, सामवेद में भी नहीं है, उपनिषद में भी नहीं है, पुराण में है और महाकाव्यों में है, ठीक है। कीकट किस राज्य को कहा जाता था? मध्य मगध को कीकट कहा जाता था, कीकट भी बोला जाता था, व्रात्य भी बोला जाता था, और अनार्य बोला जाता था। तो ये 3 अलग अलग नाम से मगध को जाना जाता था। पहली बार मगध का वर्णन कहाँ हुआ? अथर्ववेद में। रिपीटेड क्वेश्चन। किस वेद में मगध के लोगों को पुरुष मेघ यज्ञ का शिकार बताया गया? यजुर्वेद में, ठीक है। वैशाली के संस्थापक राजा हैं विशाल, ठीक है। माधव विदेह ने आर्य संस्कृति का विस्तार उत्तर बिहार में किया था, किसके अनुसार? किस पुस्तक में लिखा गया? तो शतपथ ब्राह्मण में। आर्य के बारे में कोई बात आए, शतपथ ब्राह्मण। बिहार के बारे में कोई बात आए तो अथर्ववेद, ठीक है। चलिए, अंग महाजनपद। अब महाजनपदों के बारे में देखते हैं। अंग महाजनपद से संबंधित गलत तथा कथन को पहचान कीजिए। अंग महाजनपद के बारे में क्या गलत है? ठीक है, तो मगध के शासक बृहदर्थ ने अंग को पूरी तरह मगध में मिला लिया था, ये गलत है। अंग को पूरी तरह से नहीं मिलाया था। अंग बेसिकली अगर आप देखें ना तो भागलपुर वाला जो एरिया है उसको अंग बोला जाता है। अगर आप बिहार का मैप इस तरह से हम लोग अगर बनाएं तो ये वाला जो एरिया है ना इधर, ये आप कह सकते हैं कि अंग का एरिया है, ठीक है। तो जो भी मगध पे रूल कर रहा है वो चाहेगा कि भाई इस एरिया को भी कैप्चर कर ले, लेकिन नहीं कर पा रहा था, जो कि बाद में कैप्चर होता है, ठीक है। तो अंग महाजनपद के बारे में जानकारी में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बृहदर्थ जो थे उन्होंने नहीं इसको कैप्चर किया था। और अंग का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ है? अथर्ववेद में। जहाँ बिहार का होगा सबसे पहले वहीं पे अंग का भी होगा। प्राचीन अंग मगध के पूर्व और राजमहल के पहाड़ियों के बीच में, तो ये तो बता ही दिया, भागलपुर के आसपास में। मगध के राजा अजातशत्रु के समय अंग पूरी तरह से मगध में मिलाया गया था। बृहदर्थ के समय नहीं, अजातशत्रु के समय अंग को पूरी तरह से मगध में मिलाया गया था। बिहार में स्थित वज्जी महाजनपद से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो वज्जी क्या है? वज्जी के बारे में देखते हैं। इंडो आर्यन ट्राइबल का एक लीग है, 600 BC के आसपास था। वज्जी, लिच्छवी, विदेह, माया सब इसमें थे, तो इसीलिए इस संघ को वज्जिका संघ बोला गया, वज्जी संघ बोला गया। और वज्जिका इसका एक इंपॉर्टेंट ट्राइब था। 3-4 ट्राइब, वज्जिका, लिच्छवी, विदेहा, नया, सब मिलके इन्होंने एक फेडरेशन बनाया था, एक ग्रुप बनाया था। तो उसमें वज्जिका सबसे स्ट्रांग था, तो इसीलिए इसका नाम भी पड़ गया वज्जी, ठीक है। राजधानी कहाँ है? वैशाली में, ठीक है। यहाँ पे क्या है भाई? तो सुवर्ण मंडित, यानी कि स्वर्ण मंडित 7,000, दूसरे में 14,000, रजत मंडित यानी कि सोने का भी यूज़ किया गया, चांदी का भी यूज़ किया गया और कॉपर का भी यूज़ किया गया था बिल्डिंग बनाने में, ठीक है। और चूंकि डायनेस्टी का बात है, राजाओं का बात है, तो अलग अलग एरिया बना होता है, जैसे कि जहाँ कुछ राजा लोग रहते हैं, फिर उनके मिनिस्टर लोग रहते हैं, फिर कहीं पे कॉमन पीपल रहते हैं। तो ये भी व्यवस्था थी। शासनाकुल के दूसरे भाग में गृहस्थ और सेठ लोग वगैरह रहते थे और दास वर्ग रहता था, ठीक है। तो वज्जी महाजनपद में अगर ये पूछा जाए कि क्या दास होते थे उस समय, तो हाँ, दास होते थे। बौद्ध विद्वान बुद्ध घोष ने उल्लेख किया है कि वज्जियों ने शासन चलाने के लिए संविधान का निर्माण किया था, ठीक है। तो संविधान का निर्माण किया था यानी कि डेमोक्रेसी था। तो डेमोक्रेसी था, ये किसने बताया था? बुद्ध घोष ने इसको बताया था। बुद्ध घोष एक बौद्ध विद्वान
बलवान थे। तो बज्जी महाजनपद में देखिए दो चीज़ आपको मिल रहा है, एक संविधान के बारे में कि संविधान था, साथ ही साथ अगर पूछ दे कि क्या दास वर्ग होते थे तो लगेगा कि भाई संविधान था तो दास वगैरह तो स्लेवरी सिस्टम नहीं होगा, बट दोनों साथ में एग्जिस्ट कर रहा था उस टाइम की बात। ठीक है, गण प्रमुख होते थे, उनको चुना जाता था, संविधान बनाया और ढेर सारे ग्रुप होते थे, उस ग्रुप में से किसी एक को चूज किया जाता था रूल करने के लिए। 16 महाजनपद में बिहार में कितने थे? तो वज्जी संघ है जो वैशाली वाला भी हमने देखा, मगध है और इधर अंग है। ठीक है, 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंग उत्तर निकाय से मिलता है। 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी अंग उत्तर निकाय से मिलता है। ठीक है, अंग महाजनपद कहाँ स्थित है? भागलपुर वाला एरिया में है, कोई उसमें कन्फ्यूजन ही नहीं है। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ है? चंपा है। चंपा का उत्खनन किसने किया था बताइएगा? पटना यूनिवर्सिटी ने किया था, अभी हमने पीछे देखा था। चलिए, बिहार में पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित है? पटना तथा गया का जिला कितना आसान है, मगध। मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ग्रीवरज। ग्रीवरज क्यों? क्योंकि पहाड़ियों से घिरा हुआ था, तो ये नेचुरल फोर्ट था, बीच में रह रहे थे, तो कोई अगर अटैक भी करेगा तो पहाड़ जो है वो नेचुरल दीवार की तरह काम करता है, तो कोई अटैक नहीं कर पाएगा, तो यहाँ से रहकर रूल करना बहुत आसान है, तो इसीलिए ग्रीवरज में राजधानी थी। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है? चंपा नदी। मगध और अंग को चंपा नदी। चंपा नदी अभी क्या है? प्रेजेंटली भागलपुर में है, और वो उसको चंपा नाला बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो नदी जो है बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन की वजह से नदी का अपना जो नेचुरल फ्लो है वो खत्म हो चुका है और ये एक नाले का शेप ले चुका है। तो अंग और मगध को चंपा नदी सेपरेट करती थी। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? 8 राज्यों का एक संघ वज्जी। वज्जी में हमने देखा वज्जिका भी था, लिच्छवी भी था और नया भी था और 3-4 और ग्रुप थे, सबने मिलकर एक संघ बनाया था और उस संघ में क्या था? एक संविधान लिखा गया था और फिर आपस में बैठ के एक रूलर चूज करते थे। राजधानी कहाँ था? वैशाली में था। दास प्रथा थी, हाथी, सोना, चांदी, तांबा सबका यूज किया गया था बिल्डिंग बनाने में। और किसने बताया था इसके बारे में? तो बुद्ध घोष ने। बुद्ध घोष ये बौद्ध इंटेलेक्चुअल थे। वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? लिच्छवी था, हाँ था। ज्ञात्रक था, हाँ था। विदेह था, हाँ था। छेदी नहीं था। छेदी तो थोड़ा सा बिहार से साउथ में आ जाता है और उधर वेस्टर्न पार्ट में आ जाता है। ठीक है, वज्जी महाजनपद लिच्छवी डायनेस्टी था। लिच्छवी डायनेस्टी से कौन रिलेटेड थे? महावीर की मम्मी रिलेटेड थी यहाँ से। वज्जी है तो वज्जी तो मेन ही था, जिसकी वजह से वैशाली को राजधानी बनाया गया वज्जी का। ज्ञात्रका क्लैन है। विदेह है, इक्ष्वाकु है, कौरव है, भोग है, उग्र है। इतना नाम याद रखने का जरूरत नहीं है, बट बस इतना ही याद रखिए कि वज्जी संघ जो है वो डेमोक्रेसी भी था, उसमें संविधान भी लिखा था उसने, और वज्जी संघ वज्जी का ट्राइब की वजह से नाम रखा गया था और बुद्ध घोष ने इसके बारे में बताया था। वज्जी संघ की राजधानी वैशाली। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। मोस्ट पावरफुल अमंग द ट्राइब्स। ठीक है, महाजनपद में गणतंत्र। बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? तो मगध में था, अंग में था? नहीं था। मगध और अंग क्या था? ऑटोक्रेसी यानी कि राजा रहते थे, तो यहाँ पे नहीं था। डेमोक्रेसी था वज्जी में। हमने मैप बना के देखा था ना, देखिए फिर से मैप बनाइए, देखिए इधर क्या था? राजशाही चल रहा था, यहाँ पे क्या था? डेमोक्रेसी। ठीक है, तो नॉर्थ बिहार में डेमोक्रेसी चल रहा था, साउथ बिहार में राजशाही चल रहा था। विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली। मगध की प्रथम राजधानी ग्रीवरज, बाद में फिर पाटलिपुत्र बनाया जाता है। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक कौन था? चंपा, वैशाली, नालंदा, अंग। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका? महाजनपद के बारे में पूछा गया, तो चंपा क्या है? कैपिटल है। वैशाली भी क्या है? कैपिटल है, तो इसको देख के नहीं मार देना है, अंग होगा इसका आंसर। चलिए, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, लिच्छवियों के द्वारा। अब लिच्छवी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या लिच्छवी एंशेंट इंडो आर्यन ट्राइब है, आयरन एज के टाइम से नॉर्थ बिहार में है। ठीक है, गणसंघ बनाया था इन्होंने, लीडिंग पावर थे। ठीक है, और लिच्छवी का मतलब क्या होता है? इसका हिंदी वर्ड है रिच। रिच का मतलब होता है भालू। ठीक है, लिच्छवी रिच हिंदी जो वर्ड है या संस्कृत कह लीजिए, उसका प्राकृत में अगर अनुवाद होता है तो वो लिच्छवी हो जाता है। तो बियर यानी कि भालू, तो ये टोटमिक सिग्निफिकेंस है। टोटमिक मतलब कि अपने अपने डायनेस्टी को दिखाता है ना कि हम सूर्यवंशी हैं, चंद्रवंशी हैं, तो उसी तरह से ये रिच वंशी हैं, है ना। मतलब इनका जो ओरिजिन हुआ है, इनका जो जन्म हुआ है वो रिच से हुआ है।
ठीक है, चलिए अब जैन धर्म के बारे में देख लेते हैं। जैन धर्म, ये सवाल देखिए, ये सवाल बीपीएससी में आया हुआ है, लिच्छवी डायनेस्टी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत आसान सवाल, कुंडग्राम। और कुंडग्राम कहाँ है बताइएगा? महावीर के बचपन का नाम वर्धमान है, ठीक है, इसलिए उनको वर्धमान महावीर भी बोलते हैं। पहले नाम वर्धमान था, जब वो एनलाइटेड हो गए, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तब जाके वो महावीर कहलाए। जैसे गौतम बुद्ध, तो बचपन का नाम गौतम था, जब उनको एनलाइटमेंट मिल गया, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तब उनको फिर बुद्ध बोला जाने लगा, यानी वो बुद्ध हो गए, बुद्धिमान हो गए। महावीर के जन्म का स्थल कुंडग्राम कहाँ है? वैशाली में है, ठीक है। कुंडग्राम कहाँ है? वैशाली, आज का हाजीपुर। 550 BC के आसपास इनका जन्म हुआ था। 550 BC के आसपास महावीर का जन्म होता है। पिता सिद्धार्थ का संबंध कहाँ से है? तो जनत्रिका क्लैन से है। जनत्रिका क्षत्रिय क्लैन जो है, पिता वहाँ से संबंधित है। और जनत्रिका क्लैन कहाँ पे है? जनत्रिका क्लैन को अगर आप देखिएगा तो आपको वज्जी महाजनपद में, महाजनसंघ में ये मिल जाएगा। यानी कि इनके पिता सिद्धार्थ और वर्धमान महावीर सब एक डेमोक्रेटिक राज्य में इनका जन्म हुआ था, है ना। चलिए, माता त्रिशला जो है वो क्या है? तो लिच्छवी है। माता त्रिशला जो है वो लिच्छवी है और उनके भाई का नाम चेतक था। त्रिशला लिच्छवी प्रमुख चेतक की बहन थी। तो इस हिसाब से चेतक जो है वो महावीर के मामा जी हुए। अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? पावापुरी नालंदा में, जहाँ पे कि मंदिर भी बना हुआ है, उसको जल मंदिर कहते हैं, ठीक है। और पावापुरी बिहार के नालंदा जिले में है। चलिए, महावीर की मृत्यु या निर्वाण, मृत्यु नहीं, उसको निर्वाण बोलते हैं कि भाई शरीर से मुक्ति मिल गई। कहाँ पे हुई थी? पावापुर में। प्रथम जैन संगीति, अब जब महावीर का अंत हुआ, उनके शरीर का अंत हुआ, उनको निर्वाण मिला, तो उनके ज्ञान को किस तरह से आगे प्रसारित किया जाएगा? तो अब लोगों में डिस्प्यूट होता है कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो इसीलिए काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट होता है। तो प्रथम जैन संगीति जो है वो पटना में, पाटलिपुत्रा में हुआ था, ठीक है। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्रा में हुआ था। कब हुआ था? 12 ईयर फैमाइन के बाद। हुआ क्या था कि 12 वर्ष का अकाल पड़ा था, तो कुछ जैन को मानने वाले जो हैं वो बिहार में रह गए थे और कुछ जो है वो चले गए थे साउथ इंडिया में। जो साउथ में गए थे उनका कहना है कि वो बहुत प्योर थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी भी रूल को वायलेट नहीं किया, कोई भी नियम को नहीं तोड़ा। जैसे कपड़ा नहीं पहनना है, खाने पीने का नियम, वो सब नहीं तोड़ा। लेकिन जो यहाँ पे रह रहे थे, क्योंकि अकाल पड़ा था तो ठीक से खाने पीने को मिल नहीं रहा था, तो जो भी मिला उसी से गुजारा करना पड़ेगा, कपड़ा भी पहनना पड़ेगा। तो इधर वाले जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर गए, तो इनको बोलते हैं श्वेतांबर, ठीक है। और इनको साउथ में जो चले गए उनको बोलते हैं दिगंबर। साउथ वाले डी हो गए और नॉर्थ वाले श्वेतांबर हो गए, ठीक है। तो इनका कहना था कि तुम दिगंबर, डी से दिगंबर और डी से डुप्लीकेट हो, असली हम लोग हैं श्वेतांबर वाले, ठीक है। तो यही डिस्प्यूट जब हुआ था तो पटना में पहला बौद्ध संगीति हुआ था, ठीक है, पाटलिपुत्रा में, तो याद रहेगा, ठीक है। और बल्लभी गुजरात है, वहां पे सेकंड और थर्ड दोनों काउंसिल हुआ था, ठीक है। प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया था, ठीक है। अब ये जो नॉर्थ और साउथ वाला बताया कि जो श्वेतांबर थे और जो दिगंबर थे, तो जो श्वेतांबर थे वो स्थूलभद्र के, है ना, स्थूलभद्र के उसमें लीडरशिप में, स्थूलभद्र के लीडरशिप में साउथ गए थे और भद्रबाहु के लीडरशिप में जो है बाकी लोग यहाँ पे रुक गए थे। तो प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र ने की थी, स्थूलभद्र ने की थी, ठीक है। और स्थूलभद्र और भद्रबाहु, देखिए भद्रबाहु का चेला था स्थूलभद्र, यानी कि उनके डिसाइपल थे, ठीक है। स्थूलभद्र टेम्पल भी है पटना में, पटना में स्थूलभद्र का टेम्पल है। स्थूलभद्र के ही लीडरशिप में जो है पहला बौद्ध संगीति होता है, ठीक है, पटना में, ठीक है। और फाउंडर है किसके? श्वेतांबर सेक्ट के, ठीक है। ये कहाँ से आए थे? कहीं से आए नहीं थे, नॉर्थ में ही रहे थे। स्थूलभद्र नॉर्थ में ही, यानी कि रुक गए थे, फैमाइन हुआ था तो बिहार में ही रहे थे, साउथ इंडिया नहीं गए थे, जबकि भद्रबाहु चले गए थे साउथ इंडिया। तो इसी डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए संगीति हुआ था। इसको डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि ये बहुत बार कन्फ्यूजन क्रिएट करता है और हम कन्फ्यूज रहते हैं, ठीक है। चलिए, प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्रा में हुआ था, जिसमें क्या कार्य हुए थे? क्या कार्य होगा भाई, आप बताइए। कार्य यही होगा कि जो भी लिखा गया है, जो मुंह जवानी जो चल रहा था, ओरल ट्रेडिशन था, उसको लिख दिया गया है, बस यही काम होना था, तो ये काम हो गया। स्थूलभद्रबाज मास्टर ऑफ ऑल 12 पूर्वाज, पूर्वा जो कि ओरल ट्रेडिशन था, मुंह से बोल के जो शिक्षा था, जो भी ज्ञान की बातें थी वो मुंह जवानी याद करके बोला जाता था। स्थूलभद्र को सब कुछ याद था, उसी चीज़ को फिर वहाँ पे लिपिबद्ध कर दिया गया, कलमबद्ध कर दिया गया, ठीक है।
और भद्रबाहु तो उनके टीचर यही थे, तो उन्हीं से उन्होंने सीखा था। 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य का जन्मस्थली कहाँ है? चंपा। चंपा यानी कि भागलपुर। ठीक है। बौद्ध धर्म पे अगर आ जाते हैं हम, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया, तो जब घर छोड़े थे तो सबसे पहले वो कहाँ गए थे? कोचिंग करने के लिए। जैसे आप घर छोड़ के सबसे पहले पटना आते हैं या अपने नज़दीक के किसी शहर जाते हैं, तो गौतम बुद्ध भी जब ज्ञान की प्राप्ति करनी थी तो वो सबसे पहले कहाँ गए? अलार कलाम। अलार कलाम टीचर थे सांख्य स्कूल के, सांख्य फिलोसफी वो पढ़ाते थे। इंडिया में, भारत में 6 स्कूल ऑफ फिलोसफी है, उसमें सांख्य स्कूल ऑफ फिलोसफी एक है। तो सबसे पहले यहाँ पे वो कोचिंग करने के लिए आए थे, तो इसलिए ये अलार कलाम जो है ये फर्स्ट टीचर ऑफ गौतम बुद्ध है। ठीक है, तो अब याद रहेगा अलार कलाम जो है वो फर्स्ट टीचर है, इन्हीं के पास आए थे पढ़ने, लेकिन यहाँ पढ़ के उनका बीपीएससी गौतम बुद्ध का नहीं निकला, तो फिर वो ये कोचिंग छोड़ के दूसरे कोचिंग जाते हैं और फिर फाइनली सेल्फ स्टडी से उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है। सेकंड टीचर रामपुत्र। ठीक है, सेकंड टीचर उनके रामपुत्र थे। गौतम बुद्ध जब घर से आ रहे थे, गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 4 ब्राह्मण मिले थे? कौंडिन्य और 4 ब्राह्मण कहाँ मिले थे? उरुविला, बोधगया में। बोधगया को उरुविला बोला जाता है। ये कौंडिन्य और 4 ब्राह्मण कौन थे? कौंडिन्य वो था, स्कॉलर था, गौतम बुद्ध के फादर जो रूलर थे, जो राजा थे, तो उन्हीं के यहाँ मिनिस्टर था। तो कौंडिन्य ने ही भविष्यवाणी की थी कि गौतम जब जन्म हुआ था तो बताया था कि ये बाद में साधु संत बन जाएगा, घर छोड़ के चला जाएगा और हम उसके डिसाइपल बन जाएंगे। कौंडिन्य ने भविष्यवाणी की थी। अ स्कॉलर ऑफ बुद्धास फादर कोड प्रेडिक्टेड दैट सिद्धार्थ विल बिकम मॉन्क। ठीक है, और ये भी अनाउंस कर दिया कि जब वो मॉन्क बनेगा तो हम उसके चेला बन जाएंगे। ठीक है, तो ये थे कौंडिन्य। लेकिन हालांकि वो जब गौतम बुद्ध जंगल में रह रहे थे तो बीच में ये छोड़ के चले गए थे, और बाद में जब गौतम बुद्ध को एनलाइटमेंट मिला तो ये फिर वापस से बोधगया में, उरुवेला में इनको मिलते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था कहाँ पे? बोधगया में। और गौतम बुद्ध जब पेड़ के नीचे बैठ के कर रहे थे ज्ञान की प्राप्ति, तो जब वो भूख, ज्ञान की प्राप्ति उनको हो गई और उनका शरीर एकदम हड्डी हड्डी हो गया था, तो सबसे पहली बार उनको वहाँ पे एक लेडी थी, उन्होंने खाने के लिए खीर दिया था। उस लेडी का नाम था सुजाता, तो इसीलिए सुजाता स्तूपा भी आपको बोधगया में मिलता है। शी वाज अ मिल्क मेड, और खीर दिया था गौतम बुद्ध को खाने के लिए। चलिए, किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे, जिसको कि फल्गु बोला जाता है, लीलांजन भी बोला जाता है। और इसी फल्गु रिवर पे दुनिया का सबसे बड़ा रबर डैम भी बना हुआ है। तो ये आपका करंट अफेयर्स भी हो गया। चलिए, राजगीर में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन कार्य हुए थे? राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति, देखिए बौद्ध का जब महापरिनिर्वाण उनको मिल जाता है, बौद्ध को, बुद्ध को, गौतम बुद्ध को, तो उसके बाद पहला बुद्धिस्ट काउंसिल होता है। वो होता है कहाँ पे? राजगीर में। अब राजगीर में होता है तो पहला काम क्या होगा भाई? तो सबसे पहले तो जो भी बोला गया है उसको लिखना होगा। तो डॉक्ट्राइन यानी कि सुत पिताका, विनय पिताका, ये लिखना पड़ेगा। तो सुत और विनय पिताका को लिखा गया। सुत पिताका में क्या था? सूत्र था कि कैसे, क्या है धर्म का मतलब। ठीक है, और विनय पिताका में था कि किस तरह से हमें फॉलो करना, डिसिप्लिन का बात था। तो इतना डिटेल में नहीं जानना है, बस ये जानिए कि सबसे पहले किताब को लिखा गया। ठीक है, और अगर कोई कह दे कि हीनयान और महायान में, तो नहीं, पहले किताब लिखा जाएगा। किताब लिखाने के बाद फिर से डिस्प्यूट कुछ होगा, तब जाके फिर लोग अलग होंगे। सुत पिताका जो है वो आनंद के डायरेक्शन में, गाइडेंस में लिखा गया था, और विनय पिताका जो डिसिप्लिन वाला है वो उपाली के डायरेक्शन में लिखा गया था। तो आनंद और उपाली ये दो नाम है। आनंद क्या है? बहुत एक्सेप्शनल मेमोरी था उनको, इसलिए उनको ट्रेजर ऑफ धर्मा भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उनको सारा कुछ याद था, ट्रेजर ऑफ धर्मा है वो। और बुद्ध के कजन भी थे, चचेरे भाई थे बुद्ध के। चलिए, तो ये हो गया। थोड़ा मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि सब कुछ याद रहे। अब आ जाते हैं इधर। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हो रहा है। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ होगा? वैशाली में होगा। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में काल अशोक के टाइम पे होता है। यहाँ पे क्या होता है? वही अब बाइफरकेट होगा, स्थाविरा सेक्ट और महासंघिका सेक्ट। ठीक है, ये होगा, तो यहाँ पे ये हो जाता है। तृतीय बौद्ध संगीति में क्या होता है? तृतीय बौद्ध संगीति में होता है भाई, सुत पिता का, विनय पिता का तो हो गया, एक और किताब लिखा जाता अभिधम पिता का। बोला कि भाई यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, फिर से डिवीजन हो जाएगा, कोई कुछ रूल फॉलो करेगा, कोई कुछ रूल फॉलो करेगा, तो रूल के लिए एक और किताब लेके आ गए थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में, उसको बोलते हैं अभिधम पिता का, अभिधम पीटक। तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ? तीसरा किताब लिखा गया। यह है टेक्निक याद करने का। थर्ड बुक, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। सेकेंड में 2 सेक्ट में डिवाइड हो गया, पहला में किताब लिखा गया।
बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी। क्या बोला था? गौतम बुद्ध ने बोला था कि 3F से, फायर से, फ्लड से और फ्यूड से, यानी कि बाढ़ हो सकता है, अग्नि हो सकता है या आंतरिक कलह, इससे पटना बर्बाद हो जाएगा। बीपीएससी 45 में पूछा गया है कि महाबोधि मंदिर बनाया गया है कहाँ पे? ठीक है, तो गौतम बुद्ध को जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ तो वहाँ महाबोधि मंदिर बनाया गया, ऑब्वियस सा बात है। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? नालंदा में हुआ था। सारिपुत्र का जन्म जो है वो नालंदा में हुआ था। और सारिपुत्र को जनरल ऑफ धर्मा बोला जाता है। जैसे आनंद को ट्रेजर ऑफ धर्मा बोला जाता है, उसी तरह से सारिपुत्र को जनरल ऑफ धर्मा बोला जाता है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बार बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? बीपीएससी 64 से पूछा गया, राजगीर में हुआ था। वैशाली में सेकंड हुआ था, पाटलिपुत्रा में थर्ड हुआ था। पहला जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था उसके समय कौन थे राजा? अजात शत्रु थे। ठीक है, अजात शत्रु थे। और जो बुद्धिस्ट मॉन्क जो उसको चेयरमैन थे उस काउंसिल के, वो थे महाकश्यप। जब सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल होता है वैशाली में, तो काल अशोक इसके राजा होते हैं, उस टाइम के रूलर होते हैं। और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होता है पाटलिपुत्रा में, इस समय अशोक होते हैं और मोगालीपुत्तिस जो है वो इसको लीड कर रहे होते हैं। चलिए, आम्रपाली के बारे में देख लीजिए। लवर ऑफ बोथ, बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों से इसका लव स्टोरी था। आम्रपाली से, आम्रपाली नगर वधु थी। नगर वधु का मतलब होता था कि वो प्यार तो सबको कर सकती है लेकिन किसी एक के साथ कमिटेड नहीं रहना है, किसी एक से शादी नहीं करना है, इसीलिए उनको नगर वधु, पूरे नगर की वधु कहा जाता था। बहुत सुंदर थी, बहुत खतरनाक लेवल की सुंदर थी। ठीक है, मतलब इतनी सुंदर थी कि उनसे बात करने के लिए, उनके साथ बैठने के लिए, उनके आसपास रहने के लिए लोग इतना पैसा डोनेट करते थे, इतना चार्जेस देते थे कि इनके पास बहुत सारे राजाओं से भी ज़्यादा संपत्ति थी। और इसीलिए इन्होंने एक बार गौतम बुद्ध को अपने घर पे भी इनवाइट किया था और इनका जो आम का बाग है उसमें बुद्ध का ज्ञान देने का एक सभा लगता है और गौतम बुद्ध को फिर वो आम का बगीचा जो है ये डोनेट कर देती है। ठीक है, साम्राज्यवाद की शुरुआत कब हुआ था? साम्राज्यवाद मगध के टाइम पे शुरू हुआ बिहार में। ठीक है, मगध साम्राज्य के उत्थान को हम लोग पढ़ रहे हैं। मगध साम्राज्य की आरंभिक राजधानी ऑब्वियस बात गिरिब्रज, राजगिरी जो कह लीजिए। गिरी का मतलब होता है पहाड़, तो पहाड़ से घिरा हुआ था तो इसलिए गिरिब्रज बोला जाता है। ठीक है, वास्तुकार इसके महागोविंद थे। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन था? महाभारत के हिसाब से बृहद्रथ थे। ठीक है, लेकिन बाकी ऐसे अगर हम देखेंगे तो हर्यंक वंश होता है। ठीक है, तो मगध जनपद का संस्थापक कौन था? मगध जनपद का संस्थापक बृहद तथा उनका बेटा जरासंध। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, देखिए आ गया वास्तविक ना, ये सब महाभारत के हिसाब से है। ठीक है, तो उस पर अभी डिबेट डिस्प्यूट है, बट वास्तविक संस्थापक बिंबिसार है और इसका पूरा एविडेंस मिलता है। बिंबिसार कौन थे? श्रेणिका या उनको श्रेणियाँ भी बोला जाता है। 500 BC के आसपास थे, यानी कि ये गौतम बुद्ध और महावीर दोनों के कंटेम्प्रेरी थे। गौतम बुद्ध, महावीर, बिंबिसार सब एक ही टाइम पे थे। हर्यंक वंश इनके वंश का नाम था। एक्सपेंशन करना चाहते थे, बहुत ज़्यादा एम्बिशन था इनको कि भाई बहुत बड़ा राज्य बनाना है, साम्राज्य बनाना है। आम्रपाली के साथ लव स्टोरी भी है इनका, ये सब विकिपीडिया से लिखा है मैंने। मैरिज अलायंस बनाते थे, वॉर भी करते थे, सब कुछ करते थे। ठीक है, तो अब यहाँ आगे देख लेते हैं। बिंबिसार का शासनकाल लगभग 50 साल का रहा था, 544 से 493। और महावीर का जन्म भी इसी टाइम पे हुआ था, 550 BC के आसपास में। ठीक है, बिंबिसार को श्रेणिक तथा अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता है। श्रेणिक कहा जाता है, अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता है। कुणिक हम बताते हैं आगे कि क्यों कहा जाता है। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र था। महात्मा बुद्ध जो थे वो बिंबिसार के मित्र थे। और बुद्ध का एक राइवल था जो कि अजातशत्रु का मित्र था। ठीक है, तो बाप बेटा का दोनों का अलग अलग लोगों से दोस्ती था। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ कब? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ होता है बिंबिसार के शासनकाल में। बिंबिसार विवाह करता है किससे? कौशल देवी से भी करता है, खेमा पंजाब की लेडी थी उनसे करता है, चेलना वैशाली की थी उनसे करता है। और वैशाली की चेलना थी लेकिन फिर भी अजातशत्रु यहाँ पे अटैक कर देता है। चलिए इधर आ जाते हैं। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? अंग को जीता था। ठीक है, बिंबिसार ने अंग को जीता था, लेकिन अंग पूरी तरह से अभी बिहार में मिला नहीं है, तो उसको अजातशत्रु मिला था। हर्यंक वंश का दूसरा शासक बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु लगभग 30 साल तक राज करता है। इसको कुनिक या कुनिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अजातशत्रु को उंगली में एक बार चोट लग गया था, तो अब वो घाव पक गया था, उससे मवाद यानी कि रींग, पस निकलने लगा था। तो वो जब फूटा ना, तो इसके पिताजी ने यानी बिंबिसार ने उसकी उंगली को अपने मुंह में ले लिया था और उससे मवाद निकल रहा था, फिर भी वो उसको बाहर
थूक नहीं रहते, उसको निगल गए, तो इसीलिए कानी उंगली में था, तो कुनिका या कुनिया कहा जाता है इनको, कानी उंगली में जो घाव हुआ था। ठीक है, बुद्ध और महावीरा के कंटेम्प्रेरी है, तो वो तो बिंबिसार भी थे। राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप अजात शत्रु ने बनाया था। वज्जित संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? अजात शत्रु। ठीक है, नाना जी इनके चेटक, इनके नाना जी थे, उनको भी हरा दिया। ठीक है, अजात शत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली। रथ मूसल तथा शिलाकंटक। रथ मूसल क्या है और शिलाकंटक, महाशिलाकंटक क्या है? रथ मूसल था कि भैया देखिए, ये मान लीजिए कि रथ है, ठीक है, एक रथ बना देते हैं, आगे में घोड़ा है मान लीजिए चलाने वाला, इसके आगे में ना एक ऐसा करके, ये समझिए कि आप तलवार जैसा लगा हुआ है और ये गोल गोल घूमता है, तो सामने से मान लीजिए कि विपक्षी का कोई आर्मी है, तो ये अजात शत्रु यहाँ पे बैठा हुआ अपने रथ पे, और ये रथ मूसल जो है ये अपने आप घूम रहा है और सबको खट 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 काटते जा रहा है। तो ये बहुत खतरनाक इनोवेशन था उस टाइम का, और इसके वजह से बहुत वॉर जो है अजात शत्रु ने जीता था। तो रथ मूसल और महाशिलाकंटक। महाशिलाकंटक उसी तरह से पत्थर फेंकने वाला, जैसे हम गुलेल से फेंकते हैं, तो उसी तरह से बड़ा बड़ा पत्थर को फेंकने का एक टेक्निक था कि इसको ऐसे रस्सी से पीछे खींचते थे तो ये फिर आगे की तरफ तेजी से जाता था और पत्थर से मरता था। तो महाशिलाकंटक, रथ मूसल हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, जैसे आर्यंस आयरन और घोड़ा का इस्तेमाल करके रूल किए, तो उसी तरह से अजात शत्रु, रथ मूसल, महाशिलाकंटक। ये देखिए, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, ठीक है, 6 BC में। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयीन ने की। उदयीन कौन था? 3rd रूलर था। ठीक है, पटना को कैपिटल बनाता है। अजात शत्रु पटना को फोर्ट बनाता है, लेकिन उदयीन जो है पटना को कैपिटल बनाता है, बसाता है, एक बढ़िया शहर बनाता है। पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी किसने बनाया था? उदयीन ने बनाया था। चलिए, हर्यंक वंश का अंतिम शासक नागदशक, किल्ड बाय अमात्य शिशुनाग। तो शिशुनाग ने ही नागदशक को मारा था, उसका शिशुनाग डायनेस्टी का स्थापना करता है। सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने ग्रीवरज को के अतिरिक्त वैशाली को राजधानी बनाया? तो शिशुनाग डायनेस्टी का ही था काल अशोक। ठीक है, तो वैशाली को राजधानी बनाता है काल अशोक। ठीक है, और इसीलिए जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल होता है वैशाली में, पहला होता है राजगीर में, दूसरा होता है वैशाली में, और तीसरा होता है पाटलिपुत्रा में। तो दूसरा काल अशोक के टाइम पे हुआ था, इसीलिए वैशाली में हुआ था क्योंकि काल अशोक का कैपिटल वैशाली है। पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी भी काल अशोक ही बनाता है। सॉरी, ये मैंने काल अशोक गलत बता दिया, शिशुनाग था। ठीक है, पाटलिपुत्र को फिर से राजधानी काल अशोक बनाता है। ठीक है, चलिए, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन काल अशोक के टाइम पे हुआ था, उस समय वैशाली कैपिटल था। डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट, बुद्धिस्ट स्प्लिट इन 2 स्कूल्स। कौन कौन? स्थाविरा और महायान, यानी कि हीनयान और महायान में। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता सबा कमीर ने की थी। पहला महाकश्यप ने किया था, दूसरा सबा कमीर ने किया था, तीसरा मोगालीपुत्तिस ने किया था। पहला महाकश्यप ने किया था, उस समय राजा था अजात शत्रु। दूसरा सबा करीम किसके टाइम पे? काल अशोक के टाइम पे। तीसरा मोगालीपुत्तिस किसके टाइम पे? अशोक के टाइम पे। और चौथा हुआ था कनिष्का के टाइम पे। कहाँ पे? कश्मीर में। नंद वंश का संस्थापक कौन है? नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंदा है। महापद्म नंदा बहुत खतरनाक आदमी था भाई, उसको उग्रसेना भी बोला जाता है। क्यों? ड्यू टू ह्यूज आर्मी उसके पास था। ठीक है, डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रिय बोला जाता है कि सबको डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है, परशुराम अवतार बोला जाता है, एक छत्र एक राट, क्षत्रियों का नाशक, ये सब टाइटल उसको दिया गया। किसको? महापद्म नंदा को, नंद वंश का संस्थापक। और अंतिम शासक कौन था? घनानंद। घनानंद जो था एकदम भोग विलास में डूबा हुआ रहने वाला आदमी था, इसलिए वो अंतिम शासक हो गया। उसी को हरा के फिर चंद्रगुप्त मौर्य जो है सम्राट बनते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अजात शत्रु। अजात शत्रु कहाँ पे हुआ था? सप्तपर्णी गुफा, राजगीर। कभी घूमने जाइए तो जरूर देखिए इसको। इसका आयोजन 483 ईस्वी में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ था? राजगीर, सप्तपर्णी गुफा, राजा अजात शत्रु और महाकश्यप जो थे वो इसके लीडर थे। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसके टाइम पे हुआ था? महापद्मानंदा के टाइम पे। अशोक पहला ऑप्शन है, लेकिन नहीं मानना है। सबसे पहले महापद्मानंदा ने किया था, लेकिन उसके बाद फिर अशोक उसको पूरी तरह से विलय कराता है। ठीक है, कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? सिकंदर महान का समकालीन कौन सा? यहाँ राजा पूछ रहा है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य उस समय राजा नहीं थे जब सिकंदर इंडिया आ रहा था। उस समय कौन था? महापद्मानंदा या घनानंद? महापद्मानंदा नहीं थे, घनानंद, भोग विलास में डूबा हुआ आदमी। ठीक है,
निम्नलिखित में किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? उदयन ने बसाया था। अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिपुत्र ग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बनता है? वैशाली के भृज्यों द्वारा, अजातशत्रु। और इसीलिए बाद में फिर वैशाली को हराता भी है, जो नाना चेटक वाला हिसाब किताब है। और इसलिए बोला था कि बताओ ये अपने परिवार को भी नहीं छोड़ता, सब पर अटैक कर दिया। लेकिन ये भी तो अटैक कर रहे थे, और इन्हीं से प्रोटेक्ट करने के लिए जो है पटना को ये पहली बार फोर्ट बनाता है, राजगीर से बाहर निकल के आता है, ठीक है। और उसी पटना को बाद में उदयन जो है कैपिटल बनाता है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था भाई साहब? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्रा। क्यों? क्योंकि उदयन पहले ही पाटलिपुत्रा को कैपिटल बना चुका है। कालाशोक के टाइम पे कहाँ था? वैशाली में था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की थी? चाणक्य। देखिए, कोई भी सत्ता प्राप्त करता है बिना गुरु के ज्ञान के, बिना गुरु के डायरेक्शन के सत्ता मिलना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 320 BC में। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। M for मेगास्थनीज, M for चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था, कब हुआ था? मेगास्थनीज कब आता? 315 ईस्वी पूर्व में। 320 में ये स्टैब्लिश करते हैं, 5 साल के बाद लगभग ये आता है, जब चंद्रगुप्त मौर्य एम्पेरर बन जाता है। तब इसको कौन भेजता है? सेलिकस निकेटर भेजता है। और शायद उसकी बेटी से चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह भी होता है। किस शासक के शासनकाल में 12 ईयर का भीषण फेमाइन हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य। याद कीजिए, स्थूलभद्र और भद्रबाहु, ठीक है। स्थूलभद्र जो थे वो बिहार में रुक गए थे, जैन मॉन्ग, और भद्रबाहु जो थे वो अपने डिसाइपल्स को लेके साउथ चले गए थे, ठीक है। तो स्थूलभद्र जो है वो श्वेतांबर हुए, और भद्रबाहु जो है वो दिगंबर हुए। बाद में इन्हीं लोग के बीच में लड़ाई होता है कि असली जैन कौन है। तो स्थूलभद्र बोलते हैं कि हम हैं, भद्रबाहु बोलते हैं हम हैं। तो फिर फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल होता है पटना में, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य 12 ईयर फेमाइन उसी के टाइम पे हुआ, और उसी के टाइम पे बुद्धिस्ट काउंसिल जैन काउंसिल होता है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री चाणक्य थे। किसके मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? यूनानियों से। सिकंदर महान जो आए थे, और उनसे और उनके बाकी जो चट्टे बट्टे थे, उनसे मुक्ति दिलाने के लिए इनको भारत का मुक्तिदाता चंद्रगुप्त मौर्य को बोला जाता है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन की वर्णन है, इंडिका किसका किताब है? मेगास्थनीज का। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। पटना के बारे में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करता है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के बाद किसने शासन किया? मौर्य वंश ने किया। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य है। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था कहाँ मिलता है? मेगास्थनीज की किताब इंडिका में मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना? चंद्रगुप्त के बाद बनते हैं बिंदुसार। बिंबिसार तो हर्यंक वंश के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य के लड़के थे बिंदुसार, और इनके लड़के थे फिर चंद्रगुप्त मौर्य से बिंदुसार, और बिंदुसार का लड़का अशोक, ठीक है। और अशोक का बेटा दशरथ। किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्य वक्ता पिंगल वत्स रहता था? तो पिंगल वत्स जो था वो बिंदुसार के कोर्ट में रहता था, उनके ही दरबार में रहते थे, और उन्होंने ही अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि महान राजा बनेगा, ठीक है। जैसे उधर कौंडिन्य ने भविष्यवाणी किया था कि गौतम बुद्ध घर छोड़ के चले जाएंगे, उसी तरह से यहाँ पिंगल वत्स ने बोला कि अशोक एक महान राजा बनेगा। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध का उल्लेख मिलता है, कहाँ पे मिलता है भाई? शिलालेख 13 में, शिलालेख 13, 13वां शिलालेख में। 13 मेरा साथ, 13 मेरा साथ, पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, शिलालेख 13। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोक के टाइम पे होता है। कौन था? मोगालीपुत्तिस था उस समय अध्यक्ष उसका। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या होता है? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में तीसरा किताब लिखा जाता है। क्या है? सुत्त पिता का, विनय पिता का पहले लिखा जा चुका है, अभी धम्म पिता का लिखा जाता है। कब? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? अशोक के टाइम पे हुआ था भाई, 250 BC के आसपास। कलिंग पर विजय किसने प्राप्त किया? अशोक ने प्राप्त किया, और उसके पहले महापद्म नंद ने प्राप्त किया था। हृदय परिवर्तन कहाँ पे होता है भाई? कलिंग में होता है। अशोक का हृदय परिवर्तन। अशोक का धम्म क्या था? अशोक का धम्म था नैतिक आचार संहिता, प्रशासनिक संहिता नहीं, युद्ध संहिता नहीं। युद्ध छोड़ के बोला कि भाई नैतिकता पे आ जाओ। युद्ध का मतलब होता है भेरी घोष मतलब वो जो युद्ध में
शहनाई टाइप का जो बजाता है ना, युद्ध का घोष किया जाता तो भेरी घोष। अशोक ने बोला कि भेरी घोष को छोड़ो, भेरी घोष छोड़ के अब धम्म घोष पे आना है, धम्म की घोषणा करो, धम्म घोष। ठीक है। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय स्थित था पाटलिपुत्र में। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह यात्रा की थी? सबसे पहले बोध गया गया था, उसके बाद लुम्बिनी गया था। बोध गया पटना के पास है, सबसे पहले वहां गए कि भाई बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, वहीं देखते हैं। बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के कौन से साल में किया था? 10वें साल में किया था। अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त होते हैं? कैमूर से प्राप्त होता है, चंपारण से प्राप्त होता है, छपरा से, भागलपुर से? चंपारण से प्राप्त होता है। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है। बिहार में लौरिया अररेज है, लौरिया नंदनगढ़ है, चंपारण में है, रामपुरवा है, चंपारण में है। ठीक है, लेकिन रुमनदेई नहीं है, ये लुम्बिनी में है। ठीक है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है, जिसमें से एक प्राची तथा प्राची प्रांत पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी। ठीक है, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किस चीज़ से? चंद्रगुप्त का जो महल था कुम्हरार में, कुम्हरार पार्क में अगर आप जाइए घूमने के लिए तो वहाँ पे आपको मिलेगा वो, लेकिन हालांकि ज़मीन के नीचे दबा दिया गया है। वहाँ पे सिर्फ आपको सैंड स्टोन पिलर आपको मिलेगा रखा हुआ। ठीक है, तो ये लकड़ी का बना हुआ था और इसीलिए महल वो खराब भी हो गया, बाद में पानी वगैरह लग के सड़ गया। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद यानी कि वही महल कहाँ स्थित है? कुम्हरार में स्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा गया कि शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न ही एक बेतना कर सकता था, मतलब कोई भी नहीं कर सकता था, एरियन ने बताया था। अब इतना याद रखना बड़ा मुश्किल है, रख सकते हैं तो रख लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद देवों द्वारा निर्मित है, किसने बताया था? फाहियान ने बताया था। फाहियान कौन था? चाइनीज ट्रैवलर था, नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए, पांडुलिपि लेने के लिए आया था। ठीक है। बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफा किसने दान किया था? किसने बनाया था उनको रहने के लिए? अशोक ने बनाया था। बराबर की पहाड़ी में आजीवक सेक्ट, बुद्धिस्ट सेक्ट है आजीवक, बुद्धिज्म का ही एक पार्ट है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है, उसको बराबर की पहाड़ी में गुफा दिया गया था अशोक के द्वारा। ठीक है, और बाद में दशरथ द्वारा भी, अशोक के लड़के द्वारा भी दिया जाता है। 4 गुफा था, सुदामा, विश्व झोपड़ी, चोपड़, कर्ण। ठीक है। नागार्जुन की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा, गोपी गुफा किसने बनवाया था? दशरथ ने बनवाया था। ठीक है, तो बराबर की पहाड़ी आए तो अशोक भी और दशरथ भी। चामरग्राहिनी यक्षी, चामरग्राहिनी यक्षी मतलब कि अगर आप पटना म्यूजियम में जाइएगा तो एक लेडी है, बहुत खूबसूरत लेडी है। ठीक है, उनके एक हाथ में जो है वो ऐसे करके, जो क्या बोल सकते हैं इसको, पंखे टाइप का है। ठीक है, ली हुई है और बहुत सैंड स्टोन का बना हुआ है और बहुत अच्छा से पॉलिश किया गया है। ठीक है, तो इसको दीदारगंज याक्षिनी बोलते हैं। तो कहाँ मिलेगा? दीदारगंज में मिलेगा। इसके बारे में इंटरेस्टिंग स्टोरी बताते हैं आपको कि ये पहले म्यूजियम में नहीं था, ये गंगा नदी के किनारे दीदारगंज के पास, जहाँ से गंगा नदी क्रॉस करती है, तो वहाँ पे धोबी घाट था। धोबी घाट में इसको पत्थर की तरह यूज़ किया जाता था, पलट के रखा हुआ था, इसका मुंह नीचे की तरफ था, पीठ ऊपर की तरफ था और इस पर लोग कपड़े धोते थे। धोबी लोग वहाँ पे इस पर कपड़े धोते थे। फिर एक आर्कियोलॉजिस्ट का नज़र इस पर पड़ता है, पलट के देखता है, बोलता है अरे भाई ये क्या, इतना बड़ा खजाना और उसका इस तरह से दुरुपयोग किसी को पता नहीं चल रहा। तब जाके उसको उठा के पटना के म्यूजियम में रखा जाता है, जो कि आज विश्व प्रसिद्ध है। आप एनसीईआरटी की किताब पढ़िए तो उसमें पूरे 1 पेज में इसका फिगर दिया गया है। बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकर की प्रतिमा प्राप्त होती है? लोहानीपुर से। लोहानीपुर पटना से। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता के बारे में बखान किया है मेगास्थनीज ने। किताब क्या है? इंडिका। इंडिका, टाटा इंडिका नहीं, मेगास्थनीज का इंडिका। ठीक है। पाटलिपुत्र के किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? ये बताने वाली बात है। सर्वप्रथम राजधानी बनाया था उदयन ने, लेकिन इस ऑप्शन में चंद्रगुप्त मौर्य हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य चलेंगे। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के टाइम पे कहाँ हुआ? कैपिटल पटना में था तो यहीं पे होगा। और कौन था उस समय? अध्यक्षता किसने की थी? मोगालीपुत्र तिस। ठीक है, ये अशोक के गुरु भी थे। किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस यानी कि टॉलमी द्वितीय ने डियोनीसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? तो बेसिकली मिस्र से कौन सा राजदूत आया था? ठीक है, किसके टाइम पे आया था? तो बिंदुसार के टाइम पे आया था। ठीक है, बिंदुसार का एक नाम है अमित्रघात। अमित्रघात का मतलब क्या होता है? मित्र का मतलब होता है दोस्त, अमित्र का मतलब होता है दुश्मन, और घात का मतलब होता है खत्म कर देना। तो स्लेयर्स ऑफ एनिमी, बिंदुसार अपने दुश्मनों को खत्म कर देते थे, इसलिए उनको अमित्रघात बोला जाता है। ये अगेन विकिपीडिया एंड गूगल। ठीक है,
चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने पॉलीब्रोथस उपनाम धारण किया था। किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य पॉलीब्रोथस यानी पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया था? स्ट्रैबो के द्वारा। पॉलीब्रोथस नाम ही सुन के तो ऐसा ग्रीक और उधर वाला लग रहा है ना, तो स्ट्रैबो। यूनानी दूत डिमोलिस्कस का आगमन मगध में किसके शासन काल के दौरान हुआ था? तो बिंदुसार के टाइम पे हुआ था। अमित्रघात, स्लेयर्स ऑफ एनिमी। कौन भेजा था? सेल्यूकस ने भेजा था। सेल्यूकस जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे भी था और बिंदुसार के टाइम पे भी था। सेल्यूकस ही मेगास्थनीज को भी भेजता है, ठीक है। मेगास्थनीज को भेजता है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे और डेमाकस को भेजता है बिंदुसार के टाइम पे। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, कहाँ है? मस्की कहाँ है? कर्नाटक में, ठीक है। डिस्कवर्ड द देवनम पीए भी वहां पे लिखा हुआ है। देवनम पीए जो है वो अशोक है, ठीक है। चलिए, बराबर की गुफाएं जो है वो आजीवक सेक्ट के लिए है। यहाँ पे 3-4 गुफा जो है वो अशोक ने दिया था और बाकी एक गुफा जो है वो अशोक के लड़के दशरथ ने दिया था। अशोक की राजधानी पटना। मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा, 30 पीपल थे। और क्या था कि इसको 5 या 6 काउंसिल यानी 6 समिति में बांटा गया था, जिसके 5-5 मेंबर होते थे और ये नगर के देखभाल करते थे, नगर के कामकाज का देखभाल करते थे। एक तरह से आप कह सकते हो कि जिला परिषद या म्यूनिसिपैलिटी का काम करते थे, ठीक है। तो इसके बारे में कहाँ पे बताया गया? मेगास्थनीज ने बताया था अपने बुक इंडिका में। अब तो आपको याद हो गया होगा, इतनी बार ही आया है। मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मौर्य प्रशासन के संबंध में कि ये तो सेंट्रलाइज था, ऑब्वियस सा बात है भाई कि सारा पावर जो है राजा के हाथ में था। करों का बोझ अधिक था, ये मुझे डाउट है, ये आप एक बार चेक करके और कमेंट में बताइएगा। प्रशासन तंत्र कठोर था, ये सही है। चलिए, धम्म महामत के कार्य क्या थे? धम्म महामत का कार्य क्या था? लोगों के बीच दान वितरण करना, हाँ है। धम्म नीति का क्रियान्वयन, सही बात है। जन कल्याण के उपाय, सही बात है। तो जो धम्म महामत थे, या कह सकते हैं कि धर्म रिलीजन मिनिस्टर जो थे, उनका काम क्या है? तो सब सही है। मौर्यकालीन प्रशासन में राजुका उसका काम क्या था? उसका भी काम न्यायिक काम था राजुका का, ग्रामीण प्रशासन को देखना और राजस्व विभाग को भी देखना था, ठीक है। कुमार क्या होते थे? यहाँ पे देखिए एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कुमार रूलर ऑफ प्रोविंसेस, ठीक है। प्रिंस कह सकते हैं आप कुमार को। अशोक का लड़का है तो कहीं का प्रिंस, मतलब अशोक का लड़का है, प्रिंस है। अब कहीं पूरे मगध का तो साम्राज्य नहीं दिया जा सकता है, तो कहीं दूर का एक छोटा सा स्टेट का उनको राजा बना दिया गया, तो वो कुमार होते थे। और इनको असिस्ट करते थे महाअमत्या यानी कि मिनिस्टर, ठीक है, महाअमत्या। राजुका कौन थे? न्यायिक व्यवस्था, ग्रामीण प्रशासन, राजस्व व्यवस्था, सब कुछ देखना। मौर्यकालीन विद्वान में किन किन का नाम आता है? तो मौर्यकालीन विद्वान देखिए, कौटिल्य हाँ थे, उपावर्ष और पाणिनि, ठीक है। तो आंसर इसका है 1, 2 और 3 यानी कि तीनों। तो इसको एक बार चेक कीजिएगा कि पाणिनि जो है वो मौर्य काल में थे कि नहीं थे, और कमेंट में बता दीजिएगा। मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण, तो यार ये तो फिर वही है कि पाटलिपुत्र में हाँ मिलेगा, दीदारगंज की अच्छी हाँ है, बराबर की गुफाएं हैं, ठीक है, ठीक बात है। राजगीर का सोन भंडार गुफा, मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण। तो सोन भंडार जो है वो बनाया थोड़ा गया था, वो तो नेचुरल है राजगीर का। तो ये तीनों हाँ है। अशोक की धम्म नीति की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो द्वितीय स्तंभ लेख से, द्वादश शिलालेख से, 7वें शिलालेख से। इसके जगह 15वां रहे, 12वां रहे। भाई जब अशोक धम्म नीति लेके आ ही गया तो जहाँ जहाँ वो पिलर गाड़ता था तो पिलर पे तो ये बात लिखा ही रहेगा ना कि धम्म नीति पे चलना है। तो जो भी शिलालेख होगा उसमें सब में ये मिलेगा। दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया गया कहाँ? 9वें शिलालेख में। इतना याद करना मुश्किल है। मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? आर्थिक संकट नहीं था, विदेशी आक्रमण था, अयोग्य शासक हाँ था, प्रांतीय विद्रोह हाँ था, लेकिन आर्थिक संकट नहीं था, बहुत प्रोस्पेरस राज्य था, ठीक है। चलिए अब मौर्योत्तर बिहार में आते हैं। मौर्योत्तर बिहार में क्या है? मगध पर किस वंश का शासन था? तो शुंग वंश का शासन था, ठीक है। मौर्य के बाद शुंगों का शासन हुआ। शुंग वंश का शासनकाल इतना से इतना टाइम तक रहा था, लगभग 100 साल। शुंग वंश का कौन था स्थापक? तो पुष्यमित्र शुंग ने ही मौर्य साम्राज्य के आखिरी रूलर को मार दिया था और उसके बाद अपना रूल इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। कुकुट राम विहार को 3 बार नष्ट करवाया था, किसने करवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण थे,
बुद्धिज्म को वो खत्म करना चाहते थे या उसके डोमिनेंस को कम करना चाहते थे। तो पाटलिपुत्र में कुक्कुटराम विहार था। कुक्कुटराम विहार कहाँ है? जहाँ पे तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था अशोक के टाइम पे, मोगालीपुत्रस के टाइम पे। तो उस कुक्कुटराम विहार को पुष्यमित्र शुंग ने बोला कि इसको खत्म करो। ठीक है, जब भी किसी को अपने रिलीजन को स्टैब्लिश करना होता है तो वो जनरली दूसरे के रिलीजन को खत्म करने की कोशिश करता है। जैसे बख्तियार खिलजी जब आया था तो उसने नालंदा को खत्म कर दिया, जला दिया, नष्ट कर दिया। तो उसी तरह से पुष्यमित्र शुंग ने जो है वो कुक्कुटराम विहार को खत्म किया था। डेमेट्रियस का आक्रमण किसके टाइम पे हुआ था? शुंग वंश के टाइम पे हुआ था। पाटलिपुत्र में यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किसके टाइम पे हुआ था? शुंग वंश के टाइम पे हुआ था। ठीक है, पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था। कब हुआ था? शुंग वंश के टाइम पे हुआ था। डेमेट्रियस से बोला जाता है कि जो लास्ट मौर्यन था बृहद्रथ, ठीक है, उसकी शादी जो है डेमेट्रियस के डॉटर से हुई थी। अब जब शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग जो है बृहद्रथ को अपने कब्जे में करना चाहता है, उसको मारना चाहता है और खुद राजा बनना चाहता है, तो इनके ससुर जी जो है डेमेट्रियस वो पटना पे अटैक करते हैं भाई कि कैसे मेरे दामाद के साथ ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, चलिए तो अब याद रहेगा इस कहानी से। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य था। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश के पतन का कारण क्या था? शुंग वंश का पतन का कारण था कि कान वंश का उत्थान होना था। तो कान वंश ने शुंग वंश को खत्म किया, जैसे शुंग ने मौर्य को खत्म किया था, जैसे मौर्य ने नंद को खत्म किया था, जैसे नंद ने हर्यंक वंश को खत्म किया था, है ना। तो देख लीजिए, हर्यंक के बाद नंद, नंद के बाद मौर्य, मौर्य के बाद शुंग और शुंग के बाद कान। कान वंश का संस्थापक कौन था भाई साहब? तो कान वंश के संस्थापक थे वसुदेव। ठीक है, चलिए कान वंश की सत्ता समाप्त होती है कैसे? आंध्र के सातवाहनों ने इनकी सत्ता को समाप्त किया। कान वंश के उपरांत क्या है? तो मित्र वंश बनता है। शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बोध गया से प्राप्त होते हैं। तो ये ज्यादा डिटेल इतना याद। कनिष्क ने पाटलिपुत्र में किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? पाटलिपुत्र के बौद्ध विद्वान को किसने? कनिष्क ने। कनिष्क कहाँ का रूलर था? कनिष्क जो था वो कश्मीर का रूलर था। तो किसको स्थान दिया था? अश्वघोष को। अश्वघोष ने ही लिखा था क्या? बुद्ध चरिता। बुद्ध चरिता किताब है, अश्वघोष ने लिखा था। अश्वघोष किसके रूल में था? कनिष्का के टाइम पे था। क्या था? कनिष्का पाटलिपुत्रा के राजा को बुरी तरह परास्त करता है और हराने के बाद भाई बदले में कुछ तो चाहिए। बदले में ये क्या मांगता है? हर जाने के रूप में बोलता है कि भाई अश्वघोष जैसे विद्वान को हमको दे दो। ठीक है, तो अश्वघोष को इसलिए लिया गया। इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा स्मार्ट पीपल मेक्स स्मार्ट चॉइसेस। चलिए, मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही कर्म क्या है? तो वो कर्म अभी हम लोग देख चुके थे कि सबसे पहले हर्यंक है, हर्यंक को खत्म करता है शिशुनाग, शिशुनाग को खत्म करता है नंद, नंद को खत्म करता है मौर्य, मौर्य को खत्म करता है शुंग, शुंग को खत्म करता है कान्व और कान को खत्म करेगा आंध्र प्रदेश का सातवाहना। ठीक है, तो ये टोटल 7 डायनेस्टी याद रखिएगा। शुंग वंश की राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्रा है। कान्व वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्रा है। अब बताइए आप, काल अशोक के टाइम पे यानी कि शिशुनाग के टाइम पे कहाँ पे राजधानी थी? वैशाली। वैशाली में क्या हुआ था? सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है, और काल अशोक जो है वो वापस वैशाली से पटना लेके आता है राजधानी को। कलिंग शासक खारवेला ने मगध पर आक्रमण किया था। कब किया था? 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में किया था। खारवेला पूछा गया कौन सा शासक है? कलिंग का शासक है। पटना पर अटैक किया था, मगध पर अटैक किया था। हाँ, किया था 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में। कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किए थे? अंग एवं मगध से। जब अटैक किया तो मगध से भी लूटा होगा, अंग से भी लूटा होगा। कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन किसका रहा? कुषाण के बाद शासन रहा लिच्छवियों का। लिच्छवी कौन? लिच्छवी याद आया? बिहार का मैप, ये गंगा नदी है बीचों बीच, यहाँ लिच्छवी वैशाली वाला एरिया में। ठीक है, चेटक, महावीरा, कुछ याद आ रहा है? तो जब कुषाण का शासन खत्म हो गया तो लिच्छवी क्या है? नदी पार कर गए भाई, मगध पे अपना शासन स्टैब्लिश कर दिया। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग कौन था? जिसने बृहद्रथ यानी लास्ट मौर्यन को खत्म किया था, पुष्यमित्र शुंग। और यही कुकुट विहार जो पटना में है उसको भी खत्म किया था। बार बार इसलिए बोल रहे हैं ताकि दिमाग में स्टैब्लिश हो जाए बात आपके। सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रश्रय दिया था। किसने दिया था? अभी हमने देखा, कनिष्क ने। और अश्वघोष ने क्या किताब लिखा था? बुद्ध चरित। चलिए, अब इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब इसको सेकंड पार्ट में बाकी को कवर करेंगे।
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जो पूरा डिस्कशन रहा, क्या इसको और तेज करें, इतना डिटेल में नहीं करें, प्लीज़ कमेंट में बताइए। कुछ अगर गलत बता दिया हो तो उसको भी कमेंट में पॉइंट आउट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप जितना इसको अप्रिसिएट करेंगे इस एफर्ट को तो उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और उसी तरह से बहुत अच्छे तरह से बाकी सारे पार्ट्स को, बाकी सारे सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को, ताकि जो बीपीएससी में मान लीजिए कि कट ऑफ अगर 100 के आसपास है और आपका मार्क्स 70 के आसपास होता है, तो ये जो 30 मार्क्स का फासला है, पूरा तो पढ़ाना संभव नहीं है, बट 30 मार्क्स का जो फासला है वो थोड़ा करंट अफेयर से, थोड़ा हिस्ट्री पढ़ के और थोड़ा साइंस पढ़ के, मेरा यही अभी प्रायोरिटी है कि हिस्ट्री, साइंस और करंट अफेयर्स तीनों का इंपॉर्टेंट पार्ट को डिस्कस कर दिया जाए, ताकि जो 20 नंबर, 25 नंबर, 30 नंबर का डिफरेंस है उसको खत्म किया जाए और प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया जाए। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए, रिवाइज कीजिए, दोबारा देखिए, स्पीड को बढ़ा के, तो फ़ायदा भी होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, छुपा छुपा के मत देखिए, अप्रिशिएट कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।